आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स पर। इन दोनों टॉपिक्स को मैं अच्छी तरह एग्जैजरेट करके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखूंगा ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकें। और हम स्टार्ट करने लगे हैं अब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम रसूल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। मैं इस पूरे टॉपिक में A to Z सारी चीज़ कवर करूंगा। जो भी मैं चीज़ पढ़ा रहा हूं उसके चेक मार्क्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करें, वहां पर आपको टाइम लैप्स के साथ मिल जाएंगी जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पूरा टॉपिक में है वो है इसके रिएक्शंस, और आपने रिएक्शन तक ज़रूर कंटिन्यू करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारे टॉपिक की जैसे कि पहली हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन की। अगर तो आप यहाँ पर आ गए हैं ना, इसका मतलब है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है। तो एक अनाउंसमेंट के लिए मैंने ये वीडियो रोकी है। वो बताना ये था कि जो मेरा सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको एलर्जी हो गई है, तो आप लोग उसे खारिज करें। मैं तब तक ना ज़रा हेडिंग लिख लूँ। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में एल्डिहाइड्स और कीटोन क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रो। अच्छा जी, तो हमारे पास मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी फैमिलीज हैं, जैसे कि अल्कोहल है, हेलो अल्केन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इस तरह। इसी तरह ये दो फैमिलीज भी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंपाउंड की फैमिलीज है, जिसमें कौन कौन सा कंपाउंड है। नेम है एक एल्डिहाइड फैमिली और एक है कीटोन फैमिली। अब इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ऑब्वियसली होंगी। तो अब हम जरा स्टार्ट करते हैं इनके फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो हमारे पास जो इन दोनों में कॉमन फंक्शनल ग्रुप है वो है ये C डबल बॉन्ड O के पहला फंक्शनल ग्रुप है। अभी तक जितने हमने पढ़ लिए हैं उनमें पहला फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ। तो इसे हम बोलेंगे कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, तो दिस इज द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जिस भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या हुए, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड को हम इकट्ठे ही क्लासिफाई करते हैं, इकट्ठे ही इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो इन दोनों को जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2nO। तो ये दोनों का हमारे पास क्या है, जनरल फार्मूला। इसमें सिंपलेस्ट अगर मैं n = 1 पुट करूं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा CH2O, जो किसका फार्मूला है, फार्मूला ऑफ एन एल्डिहाइड या मेथनल का। इसका मतलब है कि जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है मेथनल का, Al एल्डिहाइड से शो हो रहा है, ये वाला Al से एल्डिहाइड। तो मेथनल बता रहा है कि हमने जब 1 पुट किया, इसका मतलब है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एल्डिहाइड जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं या जो भी केमिस्ट्री में प्रेजेंट है वो कौन सा है, मेथनल। कीटोन का कुछ फंक्शनल ग्रुप होता है इस तरह, ये है एल्डिहाइड और ये है हमारे पास कीटोन। तो इन दोनों में सारी चीज़ कॉमन है। जैसे कि आप ये देखें कि ये जो चीज़ है ये कॉमन है। डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, हाइड्रोजन में और R ग्रुप में। इसके फार्मूला की अब हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप इज द रिएक्टिव साइड ऑफ अ मॉलिक्यूल। कि मॉलिक्यूल की जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम उसे तब कहेंगे जब वो रिएक्टिव होगा। तो इस केस में ये रिएक्टिव क्यों है, इसको हम अब डिस्कस करने लगे कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो अगर मैं कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाऊं कुछ इस तरह से, तो ये है कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें यहाँ पे आप कीटोन, ये बेसिकली दोनों में कॉमन है, ये है और ये है, ये दोनों में कॉमन है। तो अब इसकी हम रिएक्टिविटी देख लेते हैं, क्योंकि ये ही रिएक्टिव पार्ट है, ये ही रिएक्शन में क्या करता है, टेक प्लेस करता है, टेक पार्ट करता है। अब यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो मैं आपको इसको अगर दिखाऊं तो जो हमारे पास ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनी, क्योंकि कार्बन इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज डबल बॉन्ड बना रहा है। तो हमें पता है sp2 के केस में कौन सी ज्योमेट्री बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब कि ये जो ज्योमेट्री होगी ये कितना होगा, 120 डिग्री, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। एक ही प्लेन में ये लाई करेगा, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से। तो ये है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कि ये एक ट्रायंगल है, अगर आप देख सकें तो ये ट्रायंगल है और ये 120 डिग्री के एंगल भी बना रहा है।
आप अगर इसको सेंटर में से काटेंगे तो ये तीनों एक ही प्लेन में क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से काटना शुरू करूँ तो यहाँ से ये वाला मार्कल और यहाँ से ये वाला मार्कल भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, अगर मैं आपको समझा सकूँ तो ऐसे। तो ये है इसकी ज्योमेट्री। अब जरा हम आगे चलें तो हमें पता है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपको याद करनी पड़ेगी, वो है 2.5, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है जो होती है 4.0। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल रसाकशी हो रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, दो न्यूक्लियस के दरमियान क्या है, हेल्ड है। अब न्यूक्लियस प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, तो दोनों स्पीशीज क्या कर रही हैं, अपनी तरफ खींच रही हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो पावर है जिससे वो क्या कर रही है, उसको खींच रही है। फॉर एग्जांपल हम अपनी पावर को या फोर्स को समझाने के लिए हम अपनी फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन। तो इस तरह हम इस तरह, हालांकि फोर्स नहीं है, ये भी एक काइंड ऑफ फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इसमें जो हम मेजर यूनिट जो मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़ोर से क्या कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है, अपनी तरफ खींचे रख सकता है। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो टूवर्ड्स किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं, दोनों बॉन्ड्स का फ्लो नहीं, एक बॉन्ड का फ्लो जो होगा वो होगा ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब ज़रा थोड़ा सा और एग्जैजरेट करूँ मैं इस चीज़ को कि ये कैसे हो रहा है, तो ज़रा इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करता हूँ मैं कि ये रहा कार्बन, ये रहा इसका R ग्रुप या जो भी। अब ये था हमारे पास पहला सिग्मा बॉन्ड, कार्बन का पहला सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन का पहला सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैपिंग हुई और हमारे पास ओवरलैपिंग रिजल्ट में जो हमारे पास बना वो कुछ इस तरह का ऑर्बिटल बना, जो था कुछ इस तरह का। ये है सिग्मा बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी के अंदर क्या है, रोटेट कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं। अब ये था सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज द सिग्मा बॉन्ड। अब बनने लगा है पाई बॉन्ड। तो हमें पता है कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पैरेलल परपेंडिकुलर ओवरलैप। फॉर एग्जांपल ये है पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज, ये है इसका पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ओवरलैपिंग होगी वो होगी कुछ इस तरह से। अब इस तरह से ओवरलैप होगा, तो जो ओवरलैपिंग के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा हमारे पास कुछ इस तरह का। अच्छा, अब इधर भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, इधर भी और इधर भी। अगर अब आप गौर करें तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा, यहाँ पर डिफ्यूज हो गया, थोड़ा सा क्या होगा, फैल गया। इसके फैलने की वजह से क्या हो गया, कोई भी चार्ज, अब यहाँ पे आगे भी थोड़ी सी बात आगे भी समझा दूं कि अब यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मामला कि ये था इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पूरा। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये तो डायरेक्टली दो न्यूक्लियस के बीच में फंसा हुआ ना, ये तो किसी तरह निकल नहीं सकता, इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट स्टेबल बॉन्ड है। पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये पाई बॉन्ड होता है, वो जरा खुला हुआ बॉन्ड होता है, रेजोनेट इतना थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा होता है, क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा सा काइंड ऑफ बाहर है, दोनों एटम्स की पहुंच से थोड़ा सा बाहर है, तो इसलिए ये थोड़ा सा एक फैला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है इसके अंदर। अब लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी नेगेटिविटी है 2.5 और इसकी नेगेटिविटी है हमारे पास 3.5। अब इस डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, इसने इस वाले बॉन्ड को, ऑक्सीजन ने इन दो पाई बॉन्ड्स को अपनी तरफ क्या कर लिया, खींच लिया, तो पाई बॉन्ड की स्नैचिंग उस तरफ हो गई और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो थी वो ज़्यादा किसकी तरफ चलेगी, ऑक्सीजन के पास। तो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था वो हो गया ऑक्सीजन की तरफ, और जो कम ऑक्सीजन का फ्लो था वो था कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से क्या हो गया, पोलराइजेशन। तो फिनोमेना मैं नाम ले रहा हूँ, उसका नाम है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या हो रहा है, पोल्स डिवेलप हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर चार्ज आ गया है पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर चार्ज आ गया है पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। अब मैं इसको समझाने लगा हूँ आपकी इसकी रिएक्टिविटी, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि अब हमारे पास डेवलप हो गए हैं पोल्स या चार्जेस। तो जब भी किसी स्पीशीज के ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाएं, पोल्स डेवलप हो जाएं, वो चाहे थोड़े हों चाहे ज़्यादा हों, तो चार्ज इज़ अ साइन ऑफ अनस्टेबिलिटी, कि चार्ज जितना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, अनस्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा। तो अब इस कार्बन के ऊपर भी चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या आ गया, चार्ज आ गया। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो स्पीशीज ऐसी हैं जिनके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब दो तरह से क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। अब कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज इससे क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, इससे अट्रैक्ट हो सकता है। अब कोई भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है किस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, क्योंकि इसके ऊपर क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
तो इस वजह से कि दो जो हमारे पास चीज़ें डेवलप होगी, दो स्पीशीज ऐसी डेवलप होगी जो क्या है किसी भी रिएक्शन के साथ रिएक्शन को वेलकम कर सकती हैं, क्योंकि या तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में होगा या तो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होगा। तो दोनों की स्पीशीज क्या होगी, अब वो दोनों तरह की एफिनिटी। अब इसका मतलब ये है कि एक ही कंपाउंड दो तरह के रिएक्शन दे सकता है, या तो वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्शन दे सकता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शन दे सकता है। जब न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होगा तो ये कार्बन के साथ रिएक्शन होगा, कार्बन इन्वॉल्व होगा। जब इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होगा तो तब ऑक्सीजन इधर से इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब है दो तरह के रिएक्शन देता है। अब ये तो थे कुछ जनरल सा इन्फो, जनरल सा स्ट्रक्चर के व्हाई डू कार्बोनाइल ग्रुप्स रिएक्ट, उनकी रिएक्टिविटी पे हमने बात की, उनका हमने स्ट्रक्चर, आपको उसकी ज्योमेट्री सब कुछ मैंने खोल कर दिखाया। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी इन जनरल में बात करूँ, इन दोनों की मैं आपस में रिएक्टिविटी को कंपेयर करके अगर आपको दिखाऊं तो जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है वो हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कीटोन। इसकी वजह जो है इसका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल मैं कार्बोनाइल कंपाउंड हमेशा की तरह सेंटर में बना रहा हूँ, एक तरफ मैं लगा देता हूँ मिथाइल ग्रुप फॉर एग्जाम्पल CH3 ग्रुप और एक तरफ H, ये है एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। मेथनल एथेनल का स्ट्रक्चर, दो कार्बन है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो अटैक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो अटैक यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पर इनकमिंग हिंड्रेंस क्या है, एक साइड से, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, तो यहाँ से थोड़ी सी हिंड्रेंस, यहाँ से हिंड्रेंस, यहाँ से हिंड्रेंस, लेकिन यहाँ से अटैक हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, छोटा सा मॉलिक्यूल, कार्बन उसके रिलेशन में क्या है, बड़ा मॉलिक्यूल। तो यहाँ से अटैक हो सकता है, 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 मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक कार्बन लगा दूं जिसके साथ अपना एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लाइंस को क्या कर रहा है वो बाईपास। फॉर एग्जांपल ये वाला रिएक्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब ये होता है रुकावट, किसी भी आती हुई चीज़ की जगह में क्या करना, रुकावट पेश आना, इसे हम कहते हैं हिंड्रेंस। तो बल्कि स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक बेसिकली लफ्जी मतलब है बल्कि ग्रुप का, कि किसी भी बड़े ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से हिंड्रेंस जो क्रिएट हो, किसके लिए, इनकमिंग अटैकिंग एजेंट के लिए। कोई भी अटैकिंग एजेंट, बेसिकली रिएक्शन तो तभी होगा ना जब कोई अटैक करेगा बाहर से, या बाहर से कोई टेम्प्ट करेगा मॉलिक्यूल को। जब बाहर से कोई टेम्प्ट करने वाला आ ही नहीं सकता अंदर तक, रिएक्शन साइड तक पहुंच ही नहीं सकता, तो रिएक्शन कैसे होगा। ये इसी तरह है, ये इन दोनों की मिसाल ऐसे है कि अगर आपका एक हाथ है, अगर आपकी एक तरफ उंगलियों पे जख्म लग जाता है वर्सेस आपके हाथ के सेंटर में जख्म लग जाता है, तो आपको क्या लगता है कि कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि कौन सा ज़्यादा जख्म आपका दुखेगा, क्योंकि आपको पता है कि टर्मिनल साइड आपके हाथ की वो क्या ज़्यादा यूज़ में है, आप ज़्यादा काम इससे करते हैं। तो जब आपके टर्मिनल साइड के ऊपर जख्म होगा तो चांसेस आर के आपके जो जख्म दुखने के चांस है वो ज़्यादा। लेकिन अगर तो होगा सेंटर में, लेकिन सेंटर से हम कोई बाजू के सेंटर से हम कोई काम नहीं लेते, हम ज़्यादातर काम लेते हैं अपनी फेस से आगे वाला। इसी तरह ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अपनी रिएक्टिविटी साइड से काम लेते हैं। तो अगर तो रिएक्टिविटी साइड होगी बिल्कुल टर्मिनल पे, नुक्कर वाली साइड पे, तो क्या होगा, रिएक्शन ज़्यादा, जख्म दुखने के चांस क्या होंगे, ज़्यादा। लेकिन अगर तो होगा मॉलिक्यूल के सेंटर में, तो सेंटर में चांसेस हैं लेकिन कम है एज कम्पेयर टू नुक्कर वाली साइड या एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। इसे हम एल्डिहाइड बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कीटोन, क्योंकि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या आ रहा है, मॉलिक्यूल के सेंटर में। और इस तरफ केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ से मैं चाहे जितनी मर्जी लंबी चेन करता जाऊँ, लेकिन ये है तो एक बेसिकली एक टर्मिनल, एक साइड है नुक्कर। तो इससे आपको समझ आना चाहिए कि रिएक्टिविटी क्या हो रही है, एल्डिहाइड की बढ़ रही है कीटोन से, इस रीज़न की वजह से। और तीसरा रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम कोई भी आर ग्रुप अटैच करते जाते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप के साथ, फॉर एग्जांपल इस केस में ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ सिर्फ एक कार्बन, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जब मैं लगाऊंगा दो कार्बन। अगर तो कोई कार्बन नहीं लगा हुआ, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस कोई भी नहीं है। जैसे ही मैंने एक कार्बन लगाया, इसकी हिंड्रेंस बढ़ गई, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई। और दूसरी बात यह है कि कार्बोनाइल मतलब कि मिथाइल ग्रुप, जो आर ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप्स, ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये बात कहीं लिख लें कि आर ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, इनमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। तो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मतलब कि इनमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो ये अपना थोड़ा सा डोनेट करके रखते हैं, तो अगली वाली स्पीशीज को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता था इसके ऊपर क्या पार्शियल पॉजिटिव, इसको क्या चीज़ नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो जब अपना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पार्ट जो है वो डोनेट करके रखेगा, तो इसका पॉजिटिव पार्ट की जो रिएक्टिविटी वो हो जाएगी कम। तो ये पार्शियल पॉजिटिव अगर 0.5 पे था तो 0.4 पे आ जाएगा या 0.42 पे आ जाएगा, इस तरह।
डिक्रीज कर देगा। और जैसे जैसे हम कार्बन की बढ़ाते जाएंगे तो उनके पास डोनेटिंग इफेक्ट क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। तो जितना ज़्यादा डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इसका ये जो पोल बना हुआ है, ये पोल क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। एक तो ये रिएक्शन, एक तो ये रीज़न था, और दूसरा रीज़न है इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस, कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी क्या होता है, रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। तो हमारे पास जो सबसे पहले है मेथानल, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू एथानल और एंड सो ऑन। और इसी तरह एल्डी कीटोन के केस में भी बिल्कुल सेम है कि मेथानोन जो है, एक कार्बन वाला कीटोन, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू एथानोन, दो कार्बन वाले कीटोन से, और वर्सेस उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा तीन कार्बन वाले कीटोन से। और मेरा तो ख्याल कि इसमें एक कार्बन वाला कीटोन होता है, मेरा तो ख्याल है कि इसमें दो कार्बन वाला ही सिंपलेस्ट होता है। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मेरे शायद जहन से निकल गया। एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो अपनी रिएक्टिविटी की वजह से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे इसके टेस्ट में जाके, कि जब हम देखेंगे कि कैसे ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है या दूसरे टेस्ट क्यों देता है जबकि कीटोन्स नहीं देते। और अब हमारे पास दूसरा टॉपिक जो है वो है आईयूपैक नेमिंग। हम इन दोनों की आईयूपैक नेमिंग डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट्स है, मिनट लगेगा, जल्दी से हो जाएगा। मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आपको आई बटन में मिल जाएगी, वो आईयूपैक नेमिंग है। उसमें मैं ये नहीं पढ़ा सका था क्योंकि ये यूएचएस में पहले इंक्लूडेड नहीं था, तो मैं पहले यूएचएस के ही सिलेबस कवर कर रहा था। मैं नम्स भी साथ लेके चल रहा हूँ, अब मैं सारा चैप्टर ही बेसिकली कवर करवा रहा हूँ। किसी भी कंपाउंड की आईयूपैक नेमिंग, अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप वो नहीं देखना चाह रहे टाइम की किल्लत की वजह से या कोई और वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं, ये 5 रूल को आप जहन में रखें। हर तरह की फैमिली की आईयूपैक नेमिंग आप कर लेंगे। नंबर 1 है लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्ट करनी है हमने लॉन्गेस्ट चेन को, मॉलिक्यूल की सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली। नंबर 2 मार्क द ब्रांचेस, के ब्रांचेस को हम मार्क कर लेना। इस पॉइंट में लॉन्गेस्ट चेन हमने वो सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। मार्क ब्रांचेस के, हमने ब्रांचेस को मार्क कर लेना है कि कौन कौन सी ब्रांच है, इसके साथ मिथाइल है, इथाइल है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप केस तो नहीं है। उसके बाद हम ऐड रेपिटेशन के जितने ग्रुप हो हमने उनको 3 दफ़ा रिपीट करना है नाम लिखते हुए। चौथी है अल्फाबेटिकली नेम लिखना है, और जो हमारे पास पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा उसको एंड पे एज एन सुफिक्स ऐड कर देना। अब मैं इस चीज़ को समझाने के लिए एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने, जो कि है कुछ इस तरह का H3CCH। तो अब ये है हमारे पास है एक स्ट्रक्चर किसका, एल्डिहाइड का। और अगर मैं यहाँ पर एक कार्बन लगा दूँ या एक मिथाइल ग्रुप लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक स्ट्रक्चर कीटोन का। तो हम पहले कीटोन की नेमिंग कर लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की नेमिंग ऑलमोस्ट सेम है, रूल्स यही अप्लाई होंगे, लेकिन नेम चेंज होगा। आप देखिएगा कैसे। तो मैं सबसे पहले इस चेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले रूल नंबर 1 है सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन। तो इसमें स्ट्रेट ही मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली पास्ट पेपर का एमसीक्यू है, 2017 में रिपीट हुआ है, दोनों नम्स में भी और यूएचएस में भी। तो हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन का कर ली, मैंने सेलेक्ट कर ली, इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें ये है फंक्शनल ग्रुप कार्बन। नंबरिंग स्टार्ट करनी है हमने किस साइड से, जिस साइड से क्या हो, फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन में कंसिस्ट करती है चेन है। हमने देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे अटैच है, वो है पोजीशन 2 पे अटैच है फंक्शनल ग्रुप हमारे पास। और जो हमारे पास ब्रांचेज है वो एक है 4 पे, एक है 5 पे और एक है 6 पोजीशन पे। तो इसका मैं कुछ नाम लिखूंगा कुछ इस तरह, 4 5 6। जब मैं डिजिट्स लिख रहा हूँगा तो मैं बीच में कोमा लगाऊंगा, और जब मैं डिजिट के बाद अल्फ़ाबेट लिखने लगूंगा तो मैं हाइफन लगाऊंगा। तो 4 5 6 और 6 पोजीशन पे क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप है। तो मैं इसको लिखूंगा ट्राई मिथाइल। 3 ग्रुप का मैंने नाम लिख दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन से पे है और कितने कार्बन की चेन है। तो हमारे पास 2 पोजीशन पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और 2 1 2 3 4 5 6 और 7 को बोलते हैं हम हेप्टानोन। और ONE बता रहा है ये कहाँ से नाम लिया गया है, कीटोन से। स्ट्रक्चर से नाम लिखना सीखा हमने अभी, प्रैक्टिस तो नहीं है लेकिन ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। ये देखने में आसान लग रहा है लेकिन ये आसान इतना भी नहीं है, प्रैक्टिस से बहुत आसान हो भी जाता है। इसको नाम, स्ट्रक्चर से नाम। अब हम नाम से स्ट्रक्चर को डिकोड करेंगे कैसे। सबसे पहले हमने बताना है कि ONE कीटोन था, कितने कार्बन पे कंसिस्ट करता है कीटोन है, हेप्टा 7 कार्बन की हमने क्या बनानी है, चेन बनानी है। नंबर 2 पोजीशन के ऊपर हमने क्या लगा देना है, ONE, मतलब के फंक्शनल ग्रुप जो है ये है C डबल बॉन्ड O, जिसे हम कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उसके बाद हमने वापस आना, तो हमने देखना है मिथाइल ग्रुप अटैच है, कितने, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, कौन कौन सी पोजीशन पर, 6 5 और 4 पोजीशन पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा, मिथाइल अटैच है।
सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप नहीं सॉरी सब्स्टिट्यूएंट। तो 4, 5 और 6 पोजीशन पे हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4, 5, 6 ट्राई मिथाइल ट्रू हेप्टानोन, ये इसका आईयूपैक्ट नेम होगा इस कीटोन का। अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दूं तो समझिएगा यहाँ पे चेंज क्या होने लगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक हाइड्रोजन, तो अब क्या हुआ कि लॉन्गेस्ट चेन डिस्टर्ब होगी कि अब कार्बन नंबर 2 नहीं रहा, ये कार्बन नंबर 1 आ गया, ये 2 हो गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया और ये 6 आ गया। अब एक चीज़ जो हमेशा याद रखने वाली है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड ये वो वाहिद फंक्शनल ग्रुप है जिसमें नंबरिंग का हमेशा जो नंबर 1 मिलता है फंक्शनल ग्रुप को। अल्कोहल का चेंज हो सकता है, कीटोन का चेंज हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है इसकी जो नंबरिंग है वो हमेशा हम 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमने बात की कि ऑलरेडी टर्मिनल साइड पर नुक्कर वाली साइड पे होता है और हम हमेशा नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लीस्ट नंबर मिले, सबसे करीब हो। तो नंबर 1 पे सबसे करीब होता है। अगर तो आपका नंबर 1 एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के केस में नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आप नंबरिंग गलत कर रहे हैं और इवेंचुअली आपकी नेमिंग भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका जो नाम होगा वो कुछ चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह कि अब हमारे पास मिथाइल ग्रुप तो अटैच है, लेकिन किस पोजीशन पे 3, 4 और 5 पोजीशन पे क्या अटैच है, ट्राई मिथाइल। बिल्कुल ठीक बात है जी, यहाँ तक तो बिल्कुल वही रहा, लेकिन नंबरिंग थोड़ी सी चेंज हुई। अब हमने बताना है 1 बताएं या ना बताएं, बात एक ही है। अगर हम पोजीशन, एक और रूल बता दूं कि अगर नाम लिखते हुए हम वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ना दें, इसका मतलब है ऑब्वियस है वो नंबर 1 पोजीशन पे है। तो हम यहाँ पर अक्सर अमूमन कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में और एल्डिहाइड के केस में नाम नंबर 1 नहीं लिखते, हमें पता होता है कि ये नंबर 1 पर ही है। तो ट्राई मिथाइल हेक्सा, ओके अब हेक्सा है 6, हेक्सा कहते हैं 6 को, हेक्सा नल AL बता रहा है जो कि निकला है यहाँ से कि एल्डिहाइड से लिया गया। इसका मतलब है एल्डिहाइड है कितने कंसिस्ट करता हुआ, 6 कार्बन पे कंसिस्ट करता है, हेक्सानल है। और AL कौन से ग्रुप पे प्रेजेंट है ये नहीं पता, क्योंकि हमें ऑब्वियस सी बात है ये कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होगा। इसके अलावा 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी जगह पे, 5, 4 और 3 पोजीशन के ऊपर। तो ये डिकोडिंग एंड इनकोडिंग के हम नाम स्ट्रक्चर से नाम और नाम को वापस डिकोड कर सकते हैं इनटू स्ट्रक्चर एंड वाइस वर्सा। तो ये एक छोटा सा नन्ना सा चुन्ना मुन्ना सा ओवरव्यू था। ब्रीफ लेक्चर चाहिए तो लेक्चर नंबर 3 आईयूपैक्ट नेमिंग के नाम से मैंने बनाया है। सारी फैमिलीज को अगर आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे, इसको तो नहीं मैंने पढ़ाया, इसको मैंने साहब यहाँ पे हल्का सा कवर कर दिए, लेकिन अगर आप उनकी प्रैक्टिस देखेंगे तो उसमें मैंने पास्ट MCQs भी इंक्लूडेड किए हैं। इसमें मैं नहीं कर सका क्योंकि इसमें मुझे टाइम कम था। लेकिन हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जो कि है प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एक टेबल बनाऊंगा और 5 मिनट में समझ आ जाएगा कि कैसे हमने इसे प्रोड्यूस करना है। हम मैकेनिज्म को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर देखेंगे कि प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। हमारी बुक में मैकेनिज्म इतने थोरोली नहीं गिवन। प्रोडक्शन किससे है हमारी बुक में प्रोडक्शन है फ्रॉम अल्कोहल, कि हमने अल्कोहल से क्या प्रोड्यूस करना है, एल्डिहाइड या कीटोन। अब अल्कोहल का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, क्या ऑक्सीजन का आगे से फर्दर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। और एल्डिहाइड में क्या है जी कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और फिर क्या है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, और कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है और आगे R ग्रुप के साथ बॉन्ड है। ये है एल्डिहाइड का, ये है कीटोन का। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में एक हेल लॉट ऑफ डिफरेंस है, कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसको हम लिखते हैं COH करके। टेक्निकली हमें इसे भी COH ही लिखना चाहिए क्योंकि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, लेकिन हम इसको लिखते हैं CHO, जिसको देखने में लगता है कि हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड है। हालांकि ये बात इसलिए है ताकि हम डिफरेंस क्रिएट कर सकें अल्कोहलिक ग्रुप में और एल्डिहाइड ग्रुप में। बाकी इसका तो हम सेम ही लिखते हैं जैसे कि एज इट इज़ है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोडक्शन फ्रॉम अल्कोहल के, अल्कोहल से हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं कीटोन्स को। तो हमारी बुक में 2 मेथड्स हैं, हमारी बुक में एटमोस्ट 4 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स हैं फ्रॉम अल्कोहल और एक है फ्रॉम इथीन या इथाइलिन। एक चीज़ याद रखने वाली कि जब भी एक स्ट्रेट चेन अल्कोहल रिएक्ट करेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे किस चीज़ की, एल्डिहाइड या कीटोन की, अगर तो स्ट्रेट चेन अल्कोहल होगी तो जितने कार्बन अल्कोहल में होंगे उतने ही कार्बन किस में जाएंगे, एल्डिहाइड या कीटोन। फॉर एग्जांपल अगर मेथानॉल्स की मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मेथानॉल से मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, स्ट्रेट चेन है, ऑब्वियसली स्ट्रेट चेन ही होगा, तो उससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो होगा मेथानल। अगर हम इथेन से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास मिलेगा एथानल। लेकिन अगर तो मैं आइसोप्रोपानल या आइसोनियो वाला सिस्टम लगा दूंगा तो फिर वो ब्रांचेज इधर उधर हो सकती हैं। तो आपने उसमें कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना अनटिल आपको अनलेस क्वेश्चन ना दिया जाए। तो ये रूल तब के लिए जब क्या हो, स्ट्रेट चेन हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे।
सबसे पहले रूल में हम बात करते हैं, सबसे पहले में हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम मैथानॉल। एक कार्बन पे कंसिस्ट करता है, तो ये क्या है, मैथानॉल है हमारे पास। तो मैथानॉल की हमने क्या की, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, तो इससे हमें हमारे पास बनेगा एथानल, CH3 मतलब कि HCHO। तो ये मैंने आपको जैसे ही बताया कि ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो हमारे बुक में जो मेथड गिवन है वो है 4 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। 4 में से 2 जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड की प्रोडक्शन के लिए। तो एक ही मेथड है कीटोन की प्रोडक्शन के लिए, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ हमारे पास बनेगा वाटर। टेम्परेचर है हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस। सब कुछ सेम रहेगा। अभी आपको दूसरे स्टेप में समझ आ जाएगा कि क्या मैं बात कर रहा था। सेकंड स्टेप, जो सेकंड मैकेनिज्म हमारे पास, उसमें भी सेम रिएक्टेंट है, सेम दूसरा प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, सेम हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट, और सेम वाटर रिलीज होगा। अब इसे हम बोलते हैं लैब मेथड, इसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल, तो ये मेथड इंडस्ट्री में यूज होता है, ये मेथड लैब में यूज होता है। तो क्या डिफाइन करेगा कि कौन सा मेथड लैब का, कौन सा इंडस्ट्री का, तो वो डिफाइन करेगा उसका टेम्परेचर और उसके ऊपर यूजिंग कैटलिस्ट। तो इसमें हम यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनियम ऑक्साइड, MO2O3। मोलिब्डेनियम ऑक्साइड, MO इसका नाम है, MO इसका सिंबल है। तो ये है इंडस्ट्रियल मेथड, ये है इसका लैब मेथड। तीसरा मेथड जो है हमारी बुक में वो है प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, वो है फ्रॉम एथेनॉल, CH3CH2OH। ये है एथेनॉल, 2 कार्बन में कंसिस्ट कर रहा है, वो है O2। हम सेम इसकी हमने ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3C≡OH। इसे हम बोलते हैं एथेनॉल। इसे हम बोलेंगे मैथानल AL, या कॉमन नेम इसे हम बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। ये है इसका कॉमन नेम, ये है इसका आईयूपैक नेम, ये है इसका फार्मूला, दोनों में सेम है। तो इसको हम बोलेंगे एथानल, मैथानॉल से नॉल से OL अल्कोहल से AL एल्डिहाइड, मैथानॉल से मैथानल या फॉर्मेल्डिहाइड, और एथानॉल से हमारे पास क्या बन रहा है, एथेनॉल, और साथ में हमारे पास क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। यहाँ पर जो हमारे पास कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो है हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 या K2Cr2O7, दोनों एक ही चीज़ हैं। इसमें सोडियम का वो है 9 केटाइन प्रेजेंट है और इसमें पोटेशियम का केटाइन प्रेजेंट है, और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब भी हम एथेनॉल का रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम, हमारी बुक में जो है वो सोडियम गिवन है इसलिए हम सोडियम डाइक्रोमेट यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास बनेगा एथेनॉल और वाटर, और इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो बेसिकली इसे एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, 2 कार्बन वाला। इसे हम कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें एक हाइड्रोजन अटैच है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो एल्डिहाइड में हमारे जब आपको पहले स्टार्टिंग में मेरे को बताया था कि हम जब हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जो एल्डिहाइड बनता है वो होता है मैथेनॉल। ऑप्शन अगर हम चौथा रिएक्शन देखो जो हमारे बुक में है वो है फ्रॉम इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड आ गया इथीन, तो इसका कॉमन नेम है इथाइलीन, ये है इसका कॉमन नेम, और आईयूपैक नेम है इथीन। इसकी जब हम करेंगे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड, और कॉपरस क्लोराइड क्या है, एज अ प्रोमोटर काम करेगा यहाँ पे, और तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एथेनॉल ही, वो होगा H3C, C डबल बॉन्ड O और H। तो 2 कार्बन थे हमारे पास, रिजल्टिंग में क्या है 2 कार्बन। तो ये 4 ही मेथड थे हमारे सिलेबस में रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। इसमें 2 है फॉर्मेल्डिहाइड की प्रोडक्शन के लिए, ये दोनों है फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, ये दोनों, और ये है हमारे पास एसिड, ये है हमारे पास फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड। तो हमारे पास ये 2 ही मेथड है, हमारे 4 ही मेथड है। अब हमारे पास जो एक ही मेथड रह गया है वो है मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन। तो कीटोन का हमारे पास एक ही मेथड है हमारी बुक में, वो है सॉल्ट से, और वो सॉल्ट का नाम है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का स्ट्रक्चर मैं अगर आपके सामने बनाऊँ तो ये है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये आगे से अटैच है कैल्शियम के साथ, कैल्शियम +2। ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर है -2,
ओवरऑल +2 -2 के ऊपर पूरी ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आ गया 0। तो ये हमारे पास एक न्यूट्रल क्या है, सॉल्ट। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा सकूं तो हाँ जी, स्ट्रक्चर विजिबल है। अब इसके ऊपर के ऊपर क्या है, -2 चार्ज था, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है। अब ये क्या करेगा, अंडरगो डीकम्पोजिशन अंडर द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। जब हम इसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, डीकम्पोज हो जाएगा। किस में, ये हमारे पास डीकम्पोज हो जाएगा एसीटोन के अंदर, CH3 डबल बॉन्ड OCH3। इसे हम बोलते हैं 3 कार्बन में कंसिस्ट करता हुआ कीटोन। प्रोपानॉन बोलेंगे इसे या एसीटोन बोलेंगे, एसीटोन या प्रोपानोन, ठीक है। तो एसीटोन है या प्रोपानोन। तो साथ में हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से कैल्शियम ने भी तो निकलना है। तो कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनेगा, सॉल्ट की फॉर्म में निकलेगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपानोन, या इसे हम बोलेंगे मोर प्रिसाइजली 2 प्रोपानोन के दूसरी पोजीशन के ऊपर क्या अवेलेबल है, कीटोन ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एसीटोन। और एसीटोन के बाद है हमारे पास प्रोपानोन। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ऑक्सीडेशन हम इस स्टेप में जो इम्पोर्टेंट था, ये तो मैंने एक सारा आपके सामने चार्ट बना दिया। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले ले, किसी ने इसकी कॉपी करनी हो वो कॉपी कर ले, नोट करना है तो कोई नोट कर ले। अब इस स्टेप के एक ना लिमिटेशन है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो स्टेप है वो है ये वाला, ये वाला। इस स्टेप की लिमिटेशन हमारे पास ये है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे पास अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनता है एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास इस स्टेप में क्या हो रहा है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सोडियम डाइक्रोमेट आयन भी और सल्फ्यूरिक एसिड खुद इटसेल्फ क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे ही ये ऑक्सीडेशन करेगा साथ हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर तो ये होगा प्राइमरी अल्कोहल, फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी कार्बन है ना, क्योंकि एक ही कार्बन है, तो ये है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और अगर यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी होता तो हमारे पास क्या बनना था, कीटोन। और अगर हमारे पास टर्शरी होता तो कोई रिएक्शन नहीं होना था, क्योंकि टर्शरी जो हमारे पास अल्कोहल है, ये अल्कोहल वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया पीछे, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं वो आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी सिर्फ देते हैं। तो जब प्राइमरी हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड। जब सेकेंडरी हमारे पास ऑक्सीडेशन करेगा तो हमारे पास बनेगा कीटोन। और अगर हम इस स्टेप को यहीं पर नहीं रोक देंगे, इसका मतलब है कि अगर हमने इसको मिक्स किया तो हम इसको फौरन से बाहर निकालेंगे या इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे ताकि रिएक्शन क्या करें, सीज कर दे। अगर तो हम इसको इस स्टेप के ऊपर रिएक्शन को सीज नहीं करेंगे तो ये आगे हमने बताया कि कैसे एल्डिहाइड और कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि है हमारा इनकमिंग चैप्टर, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होती है। तो अगर तो हम इस स्टेप को यहीं पर ही सीज नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हर हाल में अवेलेबल होता है, बनता है, साइड एज अ प्रोसेस बनता है। हम इसको 100% यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ नहीं रोक सकते कि 100% सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन बने, ठक रास्ता खत्म, अब आगे नहीं जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, जाता है, साइड पाथवेज होते हैं। तो ये तो था एक ब्रीफ छोटा सा क्यूट सा नमूना सा प्रोडक्शन का एक सैंपल, आप एक दफ़ा देख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ रह गया है। तो ये सारे थे प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड के, और ये है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ कीटोन। एक ही हमारी बुक में गिवन है, हम उसको ही डिस्कस करेंगे। इससे भी क्या हो सकती है प्रोडक्शन ऑफ कीटोन, जब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता CH3 CH। तो ये हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल प्रोपानोल। तो ये क्या है, हमारे पास 3 कार्बन में कंसिस्ट करता है, अनसिमेट्रिकल अल्कोहल है। जिस सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना था, एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड की बजाय हमारे पास यहाँ पे आना था एसीटोन, ये वाला इधर आ जाना था, क्योंकि ये जहाँ पे H लगा हुआ है यहाँ पे हमारे पास CH3 लग जाना था। तो ये हमारे पास एक एल्डिहाइड, ये हमारे पास एक कीटोन आ जाना था। तो ये है एक जनरल सा ब्रीफ सा ओवरव्यू। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक मैंने आपको बोर नहीं किया, अगर आप सुन रहे हो अभी तक, तो सब्सक्राइब के बटन को ना, मुझे याद है पिछले दिनों एलर्जी हो गई थी तो उसको काफ़ी खारिश करनी पड़ती है, खारिश करने तब तक मैं ये बोर्ड रेज करती हूँ। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अभी तक का मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक, जो कि है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन के, वो होते हैं जनरली 2 तरह के, बहुत जनरल मैं कर रहा हूँ। एक होते हैं रिडॉक्स, अच्छा जी,
रिडॉक्स में ये नहीं कि इकट्ठे रिडक्शन, ये वो वाला फिनोमेना नहीं, ये मैंने अपनी तरफ से छोटा करके लिखा हुआ है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं। अब इन पे जाने से पहले मैं एक जनरल मैकेनिज्म शो करना चाहूंगा कि व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। और एक ही स्ट्रक्चर सिर्फ आपने समझना है, आपको सारे रिएक्शन समझ आ जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करने लगे अपना टॉपिक नंबर 4 जो कि है रिएक्शंस के ऊपर। तो मैं आपके सामने एक जनरल रिएक्शन लिखने लगा हूँ किसका, एल्डिहाइड्स और कीटोन का। वो ये होता है कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि इनमें क्या कॉमन है, कार्बन ऑक्सीजन, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है, कोई भी इस तरह की स्पीशी आती है न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से करता है, ऑलवेज इसकी बैक साइड से अटैक करता है, ऐड हो जाता है इसके अंदर खुद, फॉर एग्जांपल NU कार्बन, ये दो वाले बॉन्ड ऐसे के ऐसे ही, और ये ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो जाता है, ये वाला हाइड्रोजन, ये यहाँ पे अटैच हो जाता है। ये है एक जनरल मैकेनिज्म। तो मैंने आपको अभी जनरल मैकेनिज्म समझाया किस चीज़ का, कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन में जो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जो इन दोनों में जो रिएक्टिविटी साइड है वो है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप ही डिसाइड करता है रिएक्टिविटी को, रिएक्टिविटी का यही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो रिएक्शन देता है वो जनरल इस तरह का होता है कि जब भी रिएक्शन होगा उसका मैकेनिज्म यही होगा कि अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे पास इस रिएक्शन से जो हमारे पास मैकेनिज्म, ये चाहे टेढ़ा लिखा हुआ है आप देख लें, में समझने में आसानी हो रही है, तो समझने से काम है हमारा। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रही है वो किस चीज़ की है, हम बेसिकली मैकेनिज्म का नाम कैसे देते हैं। तो आप समझे कि ये बहुत ही रॉकेट साइंस होगी, कोई भी नहीं दे सकता, सिर्फ कुछ बंदे होंगे जिनकी मीटिंग होती होगी, वो डिसाइड करते होंगे वो ये तो ऐसे प्रोडक्ट का मैकेनिज्म होगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई भी आम बंदा जिसको केमिस्ट्री की थोड़ी सी समझ हो, वो सिर्फ रिएक्शन देख कर या एग्जामिन करके बता सकता है कि इसमें कौन सा फिनोमेना टेक प्लेस हो रहा है, रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा है। अगर आप इसमें देखें तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के अटैकिंग क्या कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास क्या है, एक एडिशन प्रोडक्ट है। मतलब कि कोई भी चीज़ उसमें से निकली नहीं है, उसमें अंदर जो भी था उसके अंदर ऐड हो गया। तो हमारे पास अब यहाँ पे जो नेमिंग देते हैं हम, वो देते हैं, पहला नाम जो होता है किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म का, वो होता है डिपेंड करता है ऑन द रिएक्टिंग रिएजेंट। तो हमारे पास जो रिएक्शन कर रहा है शो वो है न्यूक्लियोफाइल, तो ये होगी न्यूक्लियोफिलिक, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो है एडिशन प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये जो मैकेनिज्म शो करेंगे वो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये था इसका जनरल रिएक्शन। अब इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एसिड कैटेलाइज्ड, एक होता है बेस, एक है रिडॉक्स रिएक्शन। एसिड और बेस कैटेलाइज्ड दो जनरल सी कैटेगरीज हैं। एसिड और बेस कैटेलाइज्ड में बहुत सिंपल करके समझाने लगा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कैटालाइज्ड। मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन ऐसे होता है, लेकिन मैंने इसके दरमियान कुछ भी नहीं लिखा, ना तो मैंने एसिड लिखा ना मैंने बेस लिखा। इसका मतलब है ये रिएक्शन ना तो एसिड की मौजूदगी में ज़रूरी है ना ही बेस की मौजूदगी ज़रूरी है इस रिएक्शन के लिए। ये रिएक्शन होगा एसिड की मौजूदगी में भी और बेस की मौजूदगी में भी, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे दोनों की मौजूदगी के बगैर कि ना तो हमें एसिड चाहिए ना तो हमें बेस चाहिए, ये रिएक्शन तब भी हो जाएगा, ये रिएक्शन तब भी हो जाएगा। लेकिन कैटालाइज्ड का मतलब यह है कि रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, जहां ये दिनों में हो रहा था वहां ये कुछ मिनटों में हो जाएगा, स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी यूजिंग एसिड और बेस। लेकिन हम एसिड का भी यूज़ करेंगे, बेस का भी यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर। अब हम जब रिएक्शन करने लगे तो अभी हम दोनों की बात करेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप की, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप कॉमन किसमें है, एल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी है। प्रोडक्ट का सिर्फ नाम चेंज होगा, ज्योमेट्री यूज सब कुछ डिटो सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करने लगे रिएक्शन में बेस कैटालाइज्ड। कौन से कैटालाइज्ड? बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस। अच्छा, अब जिस तरह ये क्या था एक जनरल मैकेनिज्म मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा होता क्या। जनरल मैकेनिज्म मैंने आपको दिखाया कि कैसे हो रहा है कि एक कार्बन, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये हाँ जी नज़र आ रहा है, ये है ऑक्सीजन प्लस इसके साथ किसने रिएक्शन करवाया, एक न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ से अटैक किया फ्रॉम द बैक साइड। मेरे पास जो प्रोडक्ट बना वो था एक एडिशन प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफाइल कार्बन, ये दो हाइड्रोजन वैसे ही, और ये क्या हो गया और एच बॉन्ड, सॉरी ये था हाँ जी और एच प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास OH प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि एक अल्कोहल के ग्रुप की प्रेजेंस है। अब वो छोड़े, अब ये था एक जनरल रिएक्शन, मैं ऐसे कहूँगा जनरल रिएक्शन। लेकिन अब होता क्या है,
बेस कैटेलाइज, कि जब ये रिएक्शन प्रेजेंस टेक प्लेस करे इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, रिएक्शन यही होगा, डिट्टो यही होगा। एक बात लिख लें, जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो इससे होगा क्या, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, किसका, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का। जब भी हम बेस यूज करेंगे उससे क्या होगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। और जब हम एसिड यूज करेंगे उससे इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का बढ़ रहा है जब हम बेस यूज कर रहे हैं। तो जब हम कोई एसिड यूज करेंगे तो उससे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, किसका, कार्बन का, इस कार्बन का, क्योंकि ये क्या थी, पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या था, पार्शियल नेगेटिव। तो जब हम बेस यूज करेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या करेगी, इनहांस कर देगी, जिसकी वजह से क्या करेगा, रिएक्शन तेज हो जाएगा। मैं बताता हूँ, रिएक्शन होगा यही, लेकिन इस रिएक्शन से पहले एक स्टेप तय होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे है, वो मैं समझाता हूँ कुछ ऐसे कि सबसे पहले हमने ली, ये एक क्या था हमारे पास, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल के साथ हमने क्या किया, एक बेस ऐड की। अब एक बेस कुछ भी हो सकती है, वो बेस क्या करती है, बेस का काम है डोनेट करना OH ग्रुप। तो इसने क्या करना है, ये OH ग्रुप डोनेट करना है। अब होगा ये कि ये जो OH ग्रुप है, मैं इसको सिंपली OH से लिख सकता हूँ, ये है सिंपल OH ग्रुप। OH ग्रुप प्लस हमारे पास कौन सी थी, हाइड्रोजन, और ये थी न्यूक्लियोफाइल। मैंने वहां पर भी ऐसे लिखा हुआ सेम चीज। इस रिएक्शन से अब एक पहले एक काम होने लगा, वो क्या है, ये है न्यूक्लियोफिलिक कॉम्प्लेक्स, कि ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, ये क्या है, बेस। अब ये बेस सिंपली क्या करेगी, बेस क्या कर सकती है, इधर से ये क्या करेगी, ये वाला हाइड्रोजन को क्या कर लेगी, स्नैच कर लेगी। अब ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इसका क्या है, ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट किया। हमारे पास जो बना वो था एक न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट नेगेटिव के साथ प्लस वाटर, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन स्नैच कर लिया। अब ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, क्योंकि ये कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, ये ऑब्वियसली इस पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव डेवलप है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब ये पार्शियल नेगेटिव से ऑब्वियसली ये नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव इज फार लेस रिएक्टिव देन न्यूक्लियस, फार लेस रिएक्टिव देन न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली नेगेटिव। ये कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये तो इसने पहले बॉन्ड तोड़ना है, फिर इसने जाकर रिएक्शन करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये बॉन्ड, ये एक इंडिपेंडेंट आयन बन गया। अब ये होगा क्या कि ये जब रिएक्शन करेगा किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, फॉर एग्जांपल ये कार्बोनाइल ग्रुप, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, रिएक्शन हुआ यहाँ पर बैक साइड पे, रिएक्शन हम फॉरवर्ड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन, ये वाले दो हाइड्रोजन। अब हमारे पास डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं सारे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 5 बॉन्ड बन रहे थे कार्बन के, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन भी क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये जो ज्योमेट्री बनी है ये है टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह की, कि कार्बन यहाँ पर होगा ऑक्सीजन, या कहीं पे भी ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये बैक साइड पर लगा न्यूक्लियोफाइल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 108.5 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल, और ये इसकी ज्योमेट्री हमारे पास बनी सिंगल बॉन्ड के साथ। अब ये जो हमारे पास बनी है स्पीशी, इसे हम बोलेंगे अल्का ऑक्साइडाइन, सॉरी प्रोनाउंस करने में बहुत मसला हो रहा था। ये है अल्का ऑक्साइडाइन, कुछ इस तरह का। अब अल्कोक्साइडाइन जो है ये प्रोड्यूस हुआ है कुछ इस तरह। अब क्या हुआ, इसके साथ एक और आया वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये है वाटर H2O, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, या फिर क्योंकि ये तो पार्शियल पॉजिटिव नहीं है, ये ओवरऑल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब इस ऑक्सीजन, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव इज फार लेस रिएक्टिव देन ऑक्सीजन कंप्लीट नेगेटिव। ऑक्सीजन कंप्लीट नेगेटिव इज मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, रिएक्शन किस पे कर दिया, इस ऑक्सीजन के ऊपर, और सेम बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर। हमारे पास जो इन रिजल्ट बना वो क्या बना, एक नई स्पीशी जो कि थी कुछ इस तरह की। ये था न्यूक्लियोफाइल, कार्बन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ लग गया H, और हमारे पास क्या, हमारे पास रीजनरेट होगी OH नेगेटिव, जो कहाँ पे हमने यूज़ की थी, ये वाली, ये थी OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव इसलिए हम कहते हैं बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, क्योंकि कैटलिस्ट वो स्पीशी होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, इंक्रीज करे, और खुद यूज ना हो जाए, खुद वापस रीजनरेट हो जाए। तो हमारे पास क्या हुई, बेस वापस रीजनरेट हो गई। अच्छा,
अब बेस कैटालाइज सब का मैकेनिज्म सेम होगा, जो एंड पे प्रोडक्ट बनेगी नाम उसका चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे CN लगा होगा तो इसे हम सियानो बोलेंगे इस तरह, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट की जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इसी तरह होगा। सारे जितने भी हमारे पास रिएक्शन है उनको इकट्ठा समराइज करने लगा हूँ एक ही स्टेप में, तो वो ज़रा देखिएगा कि कैसे होता है। तो मैंने पीछे एक छोटा सा फ्लो चार्ट सा बनाने की कोशिश किया जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि जो सारे एसिड कैटालाइज बेस कैटालाइज सॉरी रिएक्शंस हैं हमारी बुक के अंदर, वो ये 4-5 ही हैं। उनमें से जो छठा है वो मैं नहीं करवा रहा, वो कॉमन है बेसिकली, वो हम टेस्ट में जाकर देखेंगे, वो है हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। अब सबसे पहले हम बात करने लगे कि ये है क्या, ये है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्शन देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन देते हैं, यह है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, यह है बाइसल्फाइड, SO3 है, SO4 नहीं है, SO4 होता तो सल्फेट कहते। यह है हाइड्रोजन सोडियम बाइसल्फाइड। फिर है ये किसी भी बेस के साथ, और ये रिएक्शन स्पेसिफिक है फॉर द अल्डोल कंडेंसेशन, बहुत मुश्किल से प्रोनाउंस किया। अल्डोल कंडेंसेशन में जब हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन करता है किसके साथ, OH ग्रुप के साथ या किसी बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उसके बाद हमारे पास एक डायरेक्ट हमने बेस ले लिया, यहाँ से सिर्फ हमने OH ग्रुप डोनेट किया, ये अल्डोल कंडेंसेशन के केस में, और ये है हमारे पास कानीज़ारो रिएक्शन के केस में। तो मैं सबको समझाने लगा हूँ कि होता क्या है, साथ में लिख देता हूँ। ये है हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन और ये है हमारे पास कानीज़ारो रिएक्शन। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आ चुके हैं, बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद HCN। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड एंड HCl गैस में या फिर लिक्विड में भी होता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन होता है सोडियम साइनाइड की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में। मैकेनिज्म वही होगा जो मैंने यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ कहीं पे मुझे अगर जगह मिल जाए तो। फॉर एग्जांपल ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया, मैं यहाँ पर एक जनरल सा रिएक्शन दे देता हूँ कि ऐसा ही होता है। यही जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें ये जो है साइनाइड जो है वो नेगेटिव पार्ट है, ये है पॉजिटिव पार्ट। साइनाइड रिएक्ट करेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। इसमें जो हमारे पास ग्रुप बनेगा वो होगा कुछ इस तरह का कि ये CN कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और आगे था OH ग्रुप। अब ये है, इसको हम लिखते हैं नाम सियानोहाइड्रिन, सियानोहाइड्रिन। क्योंकि अगर हम ये अब पॉलीफंक्शनल ग्रुप केस आ गया, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, रिएक्टिविटी सीरीज किस चीज़ की, पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स की, तो हमने पॉलीफंक्शनल ग्रुप के केस में अच्छी तरह पढ़ा था कि जब हम टॉप पे प्रायोरिटी में होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद होता है हमारे पास प्रायोरिटी ग्रुप में, उसके बाद आता है OH ग्रुप, उसके बाद आता है हमारे पास सियानो ग्रुप। तो OH ग्रुप एज अ पेरेंट बिहेव करेगा, सुफिक्स हम ऐड करेंगे तो हाइड्रिन का मतलब होता है OH ग्रुप, और जो हमारे पास CN होता है सियानो, इसका मतलब होता है साइनाइड ग्रुप। तो ये है हाइड्रिन ग्रुप, ये है सियानोहाइड्रिन। तो हम इसकी प्रोडक्शन करते हैं, साथ इसका यूज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड्स या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में प्रोडक्शन पढ़ेंगे। कि अभी इसको बना के हम स्टोर नहीं कर देते, हमें बेसिकली हम ये एज अ यूज़ करते हैं कि इसको हम प्रोड्यूस करें, इससे फिर हम आगे अपने काम की चीज़ें निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल इसी का रिएक्शन जब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड, मैं इसके अंदर यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दूँ CH3 या H या कुछ भी लगा दूँ, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन देते हैं, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैं यहाँ पर लूँ एक हाइड्रोजन और एक CH3, मतलब कि ये मैंने एक एल्डिहाइड लिया था यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर H और CH3 लूँ, एल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड, उसके साथ रिएक्शन करवाया मैंने हाइड्रोजन साइनाइड का, तो हमारे पास सियानोहाइड्रिन जो बनेगा वो होगा एसिटाइल सियानोहाइड्रिन। और यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3 लगाऊं तो इसे हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं, या फिर एक ये कॉम्प्लेक्स कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप भी क्या है प्रेजेंट। तो हम प्रोडक्शन यूज़ करते हैं इसको एज ए इंटरमीडिएट यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था इसका बेसिकली रिएक्शन, इसका यहीं तक है, ए यहाँ तक, इसके बाद इसका यूज़ है। अब दूसरा रिएक्शन जो है वो है हमारे पास सियानोहाइड्रिन, तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या है। अब दूसरा रिएक्शन जो कि है कुछ इस तरह विद RMgBr, मतलब कि
ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ भी दोनों रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड, वो अब हम टेस्ट में बात करेंगे। रिएक्शन बोथ इन कॉमन। तो RMgBr में हमें पता है ये है हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये है पार्शियल पॉजिटिव। आप कहेंगे सर R हम पीछे पार्शियल पॉजिटिव ले रहे थे, अब हमने R को पार्शियल नेगेटिव कर दिया, तो ये ना बेसिकली रिलेटिव है, रिलेट करते हैं। मैग्नीशियम की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.2 और R ग्रुप की क्योंकि कार्बन होता है तो इसकी हम मोस्टली 2.5 लेते हैं क्योंकि इसमें कार्बन नहीं अटैच है। तो ये अगर आप देखें तो 2.5 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 1.2, इसलिए ये नेगेटिव है, ये है पॉजिटिव। तो अब ये एज अ पॉजिटिव ग्रुप बिहेव करेगा और ये एज अ नेगेटिव ग्रुप बिहेव करेगा। तो अब इसमें जो है ये एज अ क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और बाकी का सारा क्या है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और तो हमारे पास जो पहला इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा ROMgPr। ये हमारे पास बना है कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन इंसर्ट। अब इसको जब हम फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या H+ साइन में, तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट ये चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, तो हमारे पास जो बनेगा वो होगा ROH प्लस MgBr, जो फर्दर रिएक्ट स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए क्या चला जाएगा यहाँ पर O और H। तो ये मैं समझा नहीं रहा मैकेनिज्म क्या है, आपने सिर्फ ये याद कर लेना है कि जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट का कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है, पहले स्टेप में एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे हम ग्रिगनार्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ROH एक अल्कोहल बनी, अल्कोहल के बाद हमारे पास ये ग्रिगनार्ड कॉम्प्लेक्स वापस आ गया। उसके बाद बेसिकली उसके बाद हमारे पास रिएक्शन है विद सोडियम बाइसल्फाइड। अब सीन ये है कि ये हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें ये जो पॉजिटिव है चार्ज है वो है हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन इज द पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की बजाय जो हमारे पास रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कुछ इस तरह है कि सोडियम SO3 बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी हमारे पास यहाँ पर फिर H अटैच होगा। तो ये है हमारे पास प्रोडक्ट बनता जब हम रिएक्ट करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो जब हम इसको फर्दर क्या करेंगे, इसका हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे विद HCl और हीट करेंगे इस रिएक्शन को, तो हमारे पास जो ओरिजिनल कंपाउंड था वो हमारे पास वापस ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये इसका क्या है यूजेस, ये रिएक्शन बेसिकली यहाँ तक है और ये आगे इसका बेसिकली वो जो बुक में एक्स्ट्रैक्ट लाइन लिखी हुई है वो ये है कि जब हम सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये एक कंपाउंड बनता है। उसको जब हम फर्दर HCl के साथ हीट करवाते हैं तो हमारे पास वापस क्या होता है, पेरेंट जो हमारे पास जिस ओरिजिनल कंपाउंड जो है वो वापस रिवाइव हो जाता है। तीसरा हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस स्टेप में एल्डोल कंडेंसेशन को समझाने के लिए मैं एक स्पीशी यूज़ करने लगा हूँ जो कि है एक एल्डिहाइड। एल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली वर्ड है एल्डिहाइड का और डोल का, एल्डिहाइड में से DALD और OL अल्कोहल का। इसका मतलब है एल्डिहाइड और अल्कोहल एक ही ग्रुप के अंदर क्या होंगे, एक ही मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट, तो इसे हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड से एल्ड और OL अल्कोहल से तो एल्डोल कंडेंसेशन। अब होगा क्या कि यहाँ पे मैं कंपाउंड ले रहा हूँ, रिएक्शन के लिए चूज़ किया मैंने एक मिथाइल ग्रुप या एक एल्डिहाइड। अब इसके स्ट्रक्चर को मैं अगर आपको खोल कर दिखाऊँ तो यह है कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ, ठीक। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये वाला जो OH ग्रुप है ये आया, इसने यहाँ से अटैक किया और ये वाला हाइड्रोजन अपने साथ ले गया। ये वाला बॉन्ड वापस इस कार्बन के ऊपर क्या हो गया, शिफ्ट, नॉट टू द मेन कार्बन, टू द सब्स्टिट्यूएंट या साथ वाले कार्बन के, अल्फा कार्बन जिसे हम बोलेंगे। तो इसके ऊपर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनाइन। तो ये रहा कार्बन, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके पास ये है 2 हाइड्रोजन और ये अटैच है दूसरे कार्बन के साथ जो कि फर्दर एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है और ये है डबल बॉन्ड। तो ये है फंक्शनल ग्रुप और ये है जो कार्बो अनाइन फॉर्मेशन हुई है इसके ऊपर। अब ये कार्बन अनाइन क्या करेगा, एक एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशी कार्बो अनाइन। कार्बो अनाइन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा हमारे पास वाटर। वाटर को ऊपर कहीं लिख लेते हैं कि वाटर हमारे पास बन गया। अब हुआ कि ये एक नेगेटिव स्पीशी है। अब वापस अगर हम इसी स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ पर लिखूँ प्लस, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं था और भी मॉलिक्यूल है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हाइड्रोजन कार्बन CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये एक एल्डिहाइड है यही वाला, इसका मैंने स्ट्रक्चर जरा घुमा के लिखा है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल नेगेटिव। तो अब ये स्पीशी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम रिएक्टिव हो चुकी है कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये सीधा जाकर रिएक्ट करेगा इस कार्बन के ऊपर। जब इस कार्बन के ऊपर रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। जब बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा तो 5वां बॉन्ड पॉसिबल नहीं है,
तो ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वापस खींच लेगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो जो हमारे पास स्पीशी बनेगी वो होगी कुछ इस तरह, CH3C, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज खींच लिया। अब ये हमारे पास स्पीशी CH3 आ गया, CH आ गया, CH3CHO, और बॉन्ड बना कार्बन का, किस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ जो कि है मिथाइल, तो यह है CH2 ग्रुप, और आगे है C हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये है हाइड्रोजन। तो अगर आप वापस देखें तो ये हमारे पास बन गया एक वापस एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, एक ऑक्साइड आयन बन रहा है O नेगेटिव, ये स्पीशी जो है ये। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे क्या बनेगा, एक अल्कोहल। अब ये जो चार्ज है ये एक्सट्रीमली नेगेटिव है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, किसी भी इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को क्या करेगा, स्नैच कर लेगा, और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कुछ इस तरह का, जो कि है फाइनल प्रोडक्ट में CH3CHOH CH2OH। अगर आप पॉइंट आउट नोटेड करें तो इसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, एक है OH और एक है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इसे हम बोलते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो कुछ ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो और COH भी, मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट हो, इसे हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये सारा मैकेनिज्म समेत मैंने आपको समझा दिया। अब हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन है वो है कार्नी-ज़ारो रिएक्शन। कार्नी-ज़ारो रिएक्शन की जो एक हमारे पास प्रॉपर्टी है वो अगर मैं आपको दिखा सकूं तो, हाँ जी दिखा रहा हूँ, वो ये है इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशनल रिएक्शन। अब कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। डिस्प्रोपोर्शनेशनल रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीशी एक ही टाइम पे ऑक्सीडाइज भी हो रही है, रिड्यूस भी हो रही है। आपने इसको कंपेयर नहीं करना है इस रिडॉक्स रिएक्शन के साथ कि आपने कहना कि सर आपने रिडॉक्स रिएक्शन की बात की थी, नहीं ये वो चीज़ नहीं है, मैं वो बाद में समझाता हूँ। अभी हम सिर्फ ये एसिड बेस की बात करें, एसिड बेस में सिर्फ हम बेस पे हैं, अभी हम एसिड पे नहीं गए। तो हमारे पास ये था कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें एक ही स्पीशी एक ही टाइम पर क्या हो रही होती है, ऑक्सीडाइज भी, और एक ही टाइम पे क्या हो रही होती है, रिड्यूस भी। इसमें भी हम एक एल्डिहाइड लेंगे, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, तो अब इसमें क्या होगा, यही फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड ले लें, तो जब ये OH के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास जो बनाएगा वो होगा एक अल्कोहल प्लस एक सॉल्ट, और इसमें हमें रिक्वायर होंगे दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स, कि एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ने जब एक बेस के साथ रिएक्शन शो किया तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के ये मैकेनिज्म हुआ। इसमें क्या हुआ कि एक कार्बन क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और एक कार्बन क्या हो गया, रिड्यूस। तो इससे क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल और एक प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही प्रोडक्ट लूँ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा CH3OH। अगर मैं एक कार्बन लूँ, यहाँ पे मैंने दो कार्बन लिए हुए हैं, एक कार्बन की बात करें तो एक कार्बन हमारे पास चला जाएगा इधर, इसके पास अल्कोहल के पास एल्डिहाइड, और एक हमारे पास बनेगा सॉल्ट जो होगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और Na पॉजिटिव। तो ये हमारे पास जो Na पॉजिटिव था ये यहाँ से आया। तो हमारे पास एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना वो था अल्कोहल का, और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास बना एक सॉल्ट का। अगर मैं आपको दिखा सकूं, जी मैं दिखा रहा हूँ, एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, एक सॉल्ट में, एक में ऑक्सीडेशन हुई और एक में क्या हो गई, रिडक्शन एट द सेम टाइम। तो ये एक था एक फ्लो चार्ट समझाने के लिए कि बेस कैटालाइज रिएक्शन कौन से होते हैं। पहले हमने बात की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, फिर हमने ग्रिगनार्ड के साथ बात की, फिर हमने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ बात की, फिर हमने की बेस के साथ रिएक्शन की, फिर हमने बात की डायरेक्ट एक वो भी बेस OH बेस, ये भी बेस, दोनों बेसिकली बेसिस ही हैं। तो ये हमने एक जनरल समराइज करने की कोशिश की, ये थे बेस के कैटालाइज्ड रिएक्शन। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, अदरवाइज हम आगे मूव करने लगे हैं टू द एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, अब इस पे जो कॉमन स्टेप जो है वो ज़रा मैं ऊपर कर देता हूँ। कॉमन फर्स्ट स्टेप जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि पहले ये थी हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन, इसमें ये है हमारे पास नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। क्या होगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल या पॉजिटिव चार्ज आया, एसिड H पॉजिटिव डोनेट करता है। इस H ने क्या रिएक्शन किसके साथ किया, इस नेगेटिव चार्ज के साथ। तो इसके पास था एक लोन पेयर, तो हमारे पास यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो एक बड़ा ही डिफरेंट टाइप का बॉन्ड था, जो कि था कुछ इस तरह का।
ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, तो इसे हम बोलेंगे डेटिव बॉन्ड, और इसका एरो होगा इस तरह का, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने क्या कर दिया, अपना डेटिव बॉन्ड भी डोनेट, अपना एक लोन पेयर भी डोनेट कर दिया। तो ये हमारे पास बना एक स्ट्रक्चर। अब जब ये रिएक्शन करेगा किसी भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ, कुछ इस तरह पॉजिटिव H। अब कोई भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है H, क्योंकि अब ये तो हमने बेस में तो यूज़ ही नहीं किया, अब हम किस में यूज़ करें, एसिड। जब हम बेस में यूज़ करेंगे वो किसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, वो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और जब हम कोई एसिड यूज़ करेंगे वो किसकी रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, वो कार्बन की रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। अब ये देखिए, ये नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल था, ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब जो रिएक्शन होगा वो होगा कुछ इस तरह रिएक्शन। अब होगा ये कि इसमें से कुछ भी बॉन्ड ब्रेकेज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन पे ब्रेक करने की बजाय ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जब इधर से पीछे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ से कुछ भी लीव शिफ्ट करने की बजाय ये वाला बॉन्ड सिंपल ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ना तो हमें कुछ लीव कराने की ज़रूरत पड़ी, ना तो हमें कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत पड़ी। ये थी न्यूक्लियोफाइल, ये 2 बॉन्ड और ये OH बॉन्ड, जल्दी बन गया। अब हमें पहले ऑक्सीजन ढूंढना, फिर वो सब कुछ नहीं हुआ, अब सिर्फ एक बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, तो इससे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो गया। अब मैं कुछ लिख लेता हूँ कि सबसे पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि स्पेक्टेटर ग्रुप क्या होता है। NH2G। बात करने लगे हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में, और एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में हमारे पास ये वाली चीज़ अब आपको बहुत ज़्यादा मिलने को मिलेगी। ये है बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं, वो मैं नेम डिफरेंस भी साथ लिख देता हूँ। ये है अमोनिया और ये है इसका डेरिवेटिव के NH3 बेसिकली ग्रुप होता है ना, NH3, इसमें से एक ग्रुप अटैच हो गया किसी दूसरे ग्रुप के साथ। अब यहाँ पर एक अमाइन ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर एक बेंजीन फिनॉल हो सकता है, नाइट्रोफिनॉल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ G, और इसको हम इन टर्म्स ऑफ जनरल बोलते हैं स्पेक्टेटर ग्रुप। स्पेक्टेटर ग्रुप, स्पेक्टेटर के ग्रुप का मतलब है वेला ग्रुप, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, सिर्फ वैसे ही बैठा हुआ है। क्योंकि रिएक्टिव ग्रुप क्या है, रिएक्टिव साइड है वो ये है, मॉलिक्यूल की रिएक्टिव साइड सील ये है। जी जो है वो स्पेक्टेटर ग्रुप है, इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना, हाँ किसी हद तक इन्वॉल्व होता है कि इसमें कोई एडिशन वगैरह के हेल्प वगैरह होती है, लेकिन ये रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व कभी भी नहीं होता। तो इसे हम बोलेंगे स्पेक्टेटर ग्रुप, और इस जनरल को NH2 और G के डायरेक्ट हम इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो अब मैं सारे रिएक्शन लिखने लगा हूँ जो सारे पॉसिबल हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले है पॉलीमराइजेशन, वो हमने अमोनिया ग्रुप के साथ डेरिवेटिव के साथ भी अब हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम जरा बात कर लेते हैं पॉलीमराइजेशन की, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के साथ। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नहीं ले रहा, मैथनॉल ले रहा हूँ, मैथनल ले रहा हूँ, ये है हमारे पास मैथानल। मैथनल ने जब इसके साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा कुछ ऐसे, ऑक्सीजन CH2 और उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीजन CH2, और इनकी हम लेंगे ये 3 में। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इसे हम बोलेंगे CH2 को, इसका स्ट्रक्चर आपने बड़ा ज़रा ध्यान से देखना है, CH2 इसे हम बोलते हैं मेटा फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड ही, लेकिन ये मेटा शेप में है, ये एक रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। तो ये था हमारे पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास 3 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को हमने किया, पॉलीमराइज कर दिया, इकट्ठा कर दिया इनटू मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। और इसकी एक और एग्जांपल जो हमारी बुक में मौजूद है वो ये है कि जब हम 3 CH3 मतलब के CH3COH एसिटल्डिहाइड ग्रुप को, 3 एसिटल्डिहाइड को जब हम क्या करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे, तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा पैराफॉर्मेल्डिहाइड, जिसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है कुछ इस तरह, CH2CH ऑक्सीजन। यहाँ पर हमारे पास अटैच होंगे CH2 और ये इसी तरह ये टाइटैनिक के पोज में ऐसे ही इधर से हाथ लंबे होते जाएंगे, इधर नीचे से इसके पाँव लंबे होते जाएंगे। तो ये जिस तरह आगे देखें ना, यहाँ पे इसके ना हाथ थे ना पाँव, इसका आप सर ले लें या आप इसकी बॉडी ले लें, तो इसके हाथ पाँव नहीं थे।
आपने जैसे ही कार्बन नंबर बढ़ाए, उसने पोलराइज किया तो उसके हाथ भी लग गए, उसके पाँव भी लग गए। अब इसके हाथ लंबे नशा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 4 ले लेंगे या कार्बन का नंबर बढ़ा देंगे आप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 3 कार्बन वाला ले लेंगे तो ये इसके हाथ और लंबे हो जाएंगे, पाँव और लंबे हो जाएंगे। तो इस तरह, तो ये एक बेसिकली स्ट्रक्चर है जिससे आप, मैं एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहता लेकिन आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। काफ़ी रिलेटेबल साइन है, आपको नहीं भूलेगा। तो ये था हमारे पास पोलराइजेशन रिएक्शन, ये था हमारे पास मेटाफॉर्मल्डिहाइड, ये हमारे पास पैराल्डिहाइड, ये है मेटाफॉर्मल्डिहाइड, ये है पैराल्डिहाइड, मतलब कि पैरा और एल्डिहाइड को हमने इकट्ठा करके लिख दिया पैराल्डिहाइड। अब इसके ग्रुप को मैं नाम लिख देता हूँ, मैं टाइम स्किप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन में आपके सामने लिखने लगा हूँ कि कैसे होगा। ये है हमारे पास जनरल रिएक्शन में, आपको इसके सामने लिखने लगा हूँ कि हमारे पास नाइट्रोजन के पास से 2 लोन पेयर्स। अब इसने क्या किया, ये जो 2 लोन पेयर थे ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसने अटैक कर दिया जाकर यहाँ से इन लोन पेयर्स ने इस कार्बन के ऊपर। अब इधर से क्या होगा, अब ये मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैक करेगा, यहाँ से नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ। ये 2 डिफरेंट स्टेप में है लेकिन इकट्ठे ही लिख रहा हूँ मैं। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कार्बन नाइट्रोजन के साथ, ये रहा बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ इसने बनाया, नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन दे दिया तो हमारे पास NH और G ग्रुप वैसे के वैसे हाइड्रोराम ग्रुप, आपने इसको हाइड्रोराम ग्रुप कहना, ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ये था कार्बन के साथ हमारे पास लग गया, इसको मैं लिख रहा हूँ कुछ इस तरह। ये था हमारे पास हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसने क्या किया है डोनेट, ये है O, ये बन गया OH, डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया और बाकी ये 2 बॉन्ड ऐसे के ऐसे। अब यहाँ पे कुछ भी लग सकता है, यहाँ पर अगर हमारे पास लगा हो मिथाइल ग्रुप तो मिथाइल ग्रुप दोनों तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे अगर H लगा हो तो हम H ग्रुप लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक अल्कोहल बन गई है, ये देखिए ये एक अल्कोहलिक फार्मूला है, ये अल्कोहल। और इसको भी समझाने के लिए यहाँ पे लिख लें कि मैंने जो यहाँ पे ली थी वो एक कीटोन था। फॉर एग्जांपल आप कीटोन ले लें तो यहाँ पे लग जाएगा CH3 और CH3, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब होगा ये क्या है, कीटोन बन गया है और ये एक अल्कोहल बन गया है और ये क्या है अनस्टेबल। ये इस स्टेप की खासियत है कि इस स्टेप में जो भी हमारे पास अल्कोहल बनेगी वो क्या होगी अनस्टेबल, और ये क्या होगी अंडरगो एलिमिनेशन के, इधर से ये दोनों चीज़ें एलिमिनेट करेंगी और कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा यहाँ पर कि ये तो 2 बॉन्ड शिफ्ट हुए, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ G ग्रुप वैसे का वैसे ही अटैच है। ये था हमारे पास मिथाइल ग्रुप CH3 CH3, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। साथ हमारे पास क्या रिलीज हुआ है यहाँ से वाटर। तो ये था हमारे पास, इस स्टेप को हम बोलेंगे कंडेंसेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे बॉन्ड क्या हुआ कंडेंस हो गया। तो ये जितने भी हमारे पास रिएक्शन, ये सारे डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के, वो रिएक्शन ऐसे, क्योंकि G ने तो पार्टिसिपेट करना ही नहीं है ना, तो आपने G की प्रेजेंस से परेशान नहीं हो जाना कि ओहो ये तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल हाइड्राजोन हाइड्राजीन एसीटोन लग गया। क्या मतलब कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन ये एक कंपाउंड है जो कि डेरिवेटिव है अमोनिया का। मैं आपको समझाता हूँ, वो सारे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कि अगर NH2 के साथ OH ग्रुप अटैच हो, NH4 ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप दूसरा अटैच हो, NH2 ग्रुप के साथ हमारे पास कोई भी फिनाइल ग्रुप अटैच हो C6, या फिर नाइट्रो, या हमारे पास C6H5 अटैच हो, या फिर हमारे पास CH2CONH2 ये बॉन्ड अटैच हो, तो ये सारा मैकेनिज्म क्या रहेगा सेम रहेगा। नाम मैं आपके सामने लिख देता हूँ, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजाइलामाइन। हाइड्रो का मतलब है वाटर अटैच है, जाइलामाइन NH2 ग्रुप अमाइन ग्रुप, हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप, मुझे भी अभी पता चला, अमाइन NH2 ग्रुप, ठीक हो गया। उसके बाद है हाइड्राजीन, ठीक हो गया, इस ग्रुप को बोलेंगे हाइड्राजीन। इसे हम बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। वो एक हमारे पास टेस्ट में भी आगे आएगा जिसका नाम है हमारे पास अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो, हाँ जी नज़र आ रहा है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल हाइड्राजीन।
जीन। तो ये कंपाउंड बेसिकली इसी का डेरिवेटिव है जो कम्प्लेक्स बनाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ एसीटोन इन केस ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड इन केस ऑफ एसिटाल्डिहाइड इन केस ऑफ एल्डिहाइड। तो अब हमारे पास ये है, इसका नाम जो सबसे अलग है वो है सेमी कार्बाजाइड ग्रुप। तो इन सब को हम बोलेंगे कलेक्टिवली एज, ये वाले इन सब को हम कलेक्टिवली बोलेंगे एज स्पेक्टेटर ग्रुप या जी। और इसमें रिएक्शन में हिस्सा लेना है इसने NH2 ग्रुप नहीं। तो यहाँ पर जहाँ पर जी ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पर आपने हर स्टेप पे हाइड्राजीन लगा देना है, आपने फिनाइल हाइड्राजोन लगा देना है, हाइड्राजीन लगा देना है या हाइड्राजोन लगा देना है, आपने सेमी कार्बाजाइड लगा देना है। तो बाकी सारा स्टेप क्या सेम रहेगा। ये सब तो थे नॉर्मल रिएक्शन के, ये तो मैंने इसमें एसिड का जिक्र भी नहीं किया कहीं। तो ये कैसे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हुए, तो अब जरा एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन के मैकेनिज्म देख लेते हैं कि एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन कैसे होता है और ये कैसे हो रहे हैं। बेसिकली ये नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वाला सीन इंक्लूडेड है। ये सारा रिएक्शन ऐसे हो रहा है। अब मैं जो रिएक्शन करने लगा हूँ ये ग्रुप ऐसे रहेंगे। अब मैं जो रिएक्शन करने लगा हूँ उसमें इंक्लूडेड क्या है, H पॉजिटिव, जिसे हम बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। अच्छा, बहुत दुख होता है जब आपको पता चलता है आप वीडियो बना रहे थे, आपने मुड़ के देखा और वीडियो बन ही नहीं रही थी। अच्छा, अपनी तरफ से मैं सारा समझा चुका हूँ, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि ये हमारे पास था एक एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें हमने एसिड एक ऐड किया, उसने क्या किया, इसमें एक चार्ज इंड्यूस करवा दिया इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर। ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, इसके ऊपर आ गया एक चार्ज, क्योंकि इसने अब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ बेसिकली कंबाइन हुआ ये, तो ऑक्सीजन के साथ इसने कंबाइन करके ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करवा लिया। तो कार्बन के पास, कार्बन बेकारी बन गया, कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो हमारे पास था अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव ये आया, इसने अपना तरस खाते हुए लोन पर क्या कर दिया, कार्बन पॉजिटिव को डोनेट करके उसका चार्ज अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, उसने बॉन्ड बना लिया है 4। चौथा बॉन्ड बना उसने जब अपना डेटिव बॉन्ड बनाया विद कार्बन कि अपने 2 लोन पेयर जो थे ये वाले, ये उसने क्या कर दिया, कार्बन को डोनेट कर दिया। कार्बन को डोनेट करने के बाद इसने खुद पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा। इसने कहा कि भाई मैं क्यों करूँ, मैं एक हाइड्रोजन को फारिग कराता हूँ। इसने हाइड्रोजन को फारिग करवाया, अपनी वैलेंसी फुल किया, अब ये ओके हो गया। लेकिन ये पे जो ऑक्सीजन है ये बड़ा शोधा है, मतलब कि ये बड़ा लालची बंदा है। इसने क्या किया, ये इनकमिंग हाइड्रोजन के साथ भी क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। तो अब जो हमारे पास जो स्पीशी बनेगी वो होगी कुछ इस तरह कि जी रिएक्शन अटैच है विद नाइट्रोजन, कार्बन और ये कार्बन, और ये रहा हमारे पास OH ट्वाइस पॉजिटिव, क्योंकि अब ये जो स्पीशी है ये डेटिव बॉन्ड बना रही है कार्बन के साथ, क्योंकि इसने बेसिकली सॉरी इसके साथ नहीं, इसने जो अपना जो लोन पेयर था ये डेटिव बॉन्ड बना लिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, अपना बॉन्ड डोनेट कर दिया। तो अब इस नेक्स्ट स्टेप पे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से ये वाटर जो है, क्योंकि ये कार्बन के साथ रहना नहीं चाहता था, इसलिए इसने बाहर मुंह मारा। इसने इसे मुंह मारा तो कार्बन से कहा कि चल बाहर निकल, तू मेरी दफा हो जा, निकल मेरी जिंदगी से। तो इधर से नाइट्रोजन ने जब देखा कि कार्बन भी अपना OH2 ग्रुप निकाला, नाइट्रोजन ने कहा कि चल तू भी निकल, फिर उसने यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, फारिग करा दिया। अब ये दोनों यहाँ से ये जुदा हुआ, यहाँ से ये जुदा हुआ, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इनवर्ट, इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया। इन्होंने कहा कोई हमें एक्सटर्नल वाला खुश नहीं रख सकता, तो हम दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, खुश रह लेते हैं। तो जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बना वो था कुछ इस तरह, जिसमें ये था डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और G। तो ये स्टेप और पिछला स्टेप बिल्कुल सेम है, और इसमें हमारे पास जो NH2 ग्रुप है ये स्टैंड करता है इन सब कंपाउंड के लिए। तो पहले मैंने आपको एक न्यूट्रल रिएक्शन समझाया कि जब किसी भी एसिड का इफेक्ट नहीं होता तब क्या होता है, वैसे जब कोई एसिड का इफेक्ट होता है, बेसिकली यहाँ पे हुआ सारा कुछ वही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्टेप पहले हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, अटैक करके उसकी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर की वजह से इंक्रीज हुआ और हमारे पास क्या बना है, कंडेंसेशन रिएक्शन। एंड पे इसे भी हम बोलेंगे कंडेंसेशन हुई है। हमारे पास CN बॉन्ड बना है, C डबल बॉन्ड N, और सामने स्पेक्टेटर ग्रुप वेला ग्रुप वैसे ही था, अभी भी वैसे ही, इसने कोई छेड़खानी नहीं की। अब हम चलते हैं, हमने कर लिया है एसिड बेस्ड रिएक्शन, अब हम चलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ही झटके में टक करके आपको समझ आ जाएंगे। 2 मिनट के हैं, सिर्फ छोटी सी वीडियो का नहीं, छोटा सा पार्ट बनेगा 1-2 मिनट का, वो देख लीजिएगा। लास्ट जो हमारे पास रह गए हैं वो है रेडॉक्स रिएक्शन। तो जल्दी से करके कंप्लीट करते हैं। रिएक्शन में हमारे पास है रेडॉक्स या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले ऑक्सीडेशन डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, फिर उसके बाद रिडक्शन पे चलते हैं। तो हमारे पास है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। तो एक ही स्टेप में समझाता हूँ, आपको टक करके समझ आ जाएगा, बल्कि इकट्ठे ही समझाता हूँ, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी।
ठीक हो गया। अब करना कुछ ऐसे है कि जब भी हम किसी अल्कोहल की अल्कानल या अल्कानोन एल्डिहाइड या कीटोन की हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एक ही कंपाउंड बनेगा, वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम वापस जा रहे हैं अपने टॉपिक के ऊपर। माइक मैंने लिया है, शशके देख रहे हैं आप, माइक की आवाज़ भी मैं आपको चेक करा रहा हूँ। वॉइस के बारे में थोड़ा सा फीडबैक अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये था कि अल्कानल और अल्कानोन था, और मिलकर के हमारे पास क्या, इनकी दोनों की ऑक्सीडेशन क्या करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर तो हम करेंगे अल्कानल मतलब कि एल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मेशन करेंगे ऑक्सीडेशन से, तो हमारे पास बनेगा ये 1 मोल। अगर तो हमारे पास एक कार्बन होगा, फॉर एग्जांपल एक कार्बन वाला अल्कानोल एक होगा ना ये मॉलिक्यूल, तो हमारे पास एक मोल ही बनेगा। एक मॉलिक्यूल एक मोल से एक मोल ही ये बनेगा। तो एमकैट में एक नई चीज़ वो ये है कि अल्कानोन कीटोन की ऑक्सीडेशन से, एक मोल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के बनेंगे, क्योंकि इसके पास क्या होगा, 2 कार्बन, इसमें हमारे पास क्या होगा, 1 कार्बन। ये बेसिकली जो मेथड है ये लोअर एल्डिहाइड्स और लोअर कीटोन्स के लिए होता है, 1 या 2 तक लिमिटेड होता है। 1-2 कार्बन के बाद ऑक्सीडेशन के साथ रेजिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो मेथड मैंने आपको दिखाया ऑक्सीडेशन वाला, ये फॉर्मेल्डिहाइड देगा, एसिटल्डिहाइड देगा, और इधर से एसीटोन देगा, और उसके बाद ये शायद नहीं देते क्योंकि ये लोअर जो है ना वो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं ना वो ये रिएक्शन देते हैं। अब उसके बाद अगर मैं देखूं तो आपको मैंने पिछला स्टेप बताया था कि जब हम अल्कोहल की जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हमारे पास क्या बन रहा था, अल्कानल या अल्कानोन। इसका मतलब है कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन। और अगर हम अल्कोहल या अल्कानोन की क्या करेंगे, रिडक्शन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो सेम चीज़ है, जब हम अल्कानल या अल्कानोन एल्डिहाइड या कीटोन को सोडियम टेट्राबोरेट की प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसको मतलब कि बेसिकली रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन को अब हम इसमें ऐड करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्या, अल्कोहल। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल के साथ सॉल्व करवाता हूँ, आपको मैकेनिज्म भी शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अल्कानल में हमें पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कि जो सोडियम बोरेट है वो सोर्स है सोडियम का और बोरेट आयन का। अब ये जो BH4 नेगेटिव है, ये हमारे पास ये सोर्स है BH3 न्यूट्रल और H नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है कि बोरोन जो है वो उसकी 3 आउटर मोस्ट में होते हैं। जब वो तीनों के तीनों फिल्ड हैं तो वो आउटर मोस्ट 0 हो जाएगा। तो ये H नेगेटिव, ये पहली स्पीशीज जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है, नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज होता है। ये नेगेटिव चार्ज जो है ये जाके अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, और क्या कर देगा, यहाँ से हाइड्रोजन को ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट करवा देगा। तो हमारे पास जो स्पीशी बनेगी वो होगी 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड और ऑक्सीजन नेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन लालची हो गया। अब ये ऑक्सीजन किसी भी आने वाली वाटर के साथ क्या करेगा, यहाँ से इसका हाइड्रोजन स्नैच कर लेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा, कार्बन और OH। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक अल्कोहल, और ये क्या हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन। अब ये मेथड जो होता है वो दोनों में एप्लीकेबल है कि ये रिएक्शन जो होते हैं ना वो दोनों देते हैं, एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखी, इकट्ठे देखी। पहले हमने ऑक्सीडेशन करवाई, फिर हमने क्या करवाई, इसकी रिडक्शन करवाई। तो ये एक स्टेप है और ये मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करने लगे हैं आखिरी और फाइनल टॉपिक की, जो कि है टेस्ट। और ये मेरा ख्याल है सिर्फ आपको ना एक चार्ट बना कर हल्का सा दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से पहले मैं एक चीज़ जो डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि कॉमन जो है वो दोनों में, मतलब कि कॉमन टेस्ट जो कौन कौन से हैं जो दोनों देते हैं, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है HCN हाइड्रोजन साइनाइड टेस्ट। उसके बाद है हमारे पास RMGBr, मतलब कि ग्रिगनार्ड के साथ दोनों रिएक्ट करते हैं। उसके बाद है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसके साथ रिएक्ट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास होता है NaBH4, मतलब कि जिसके साथ भी हमने क्या की, तो रिडक्शन विद NH4। ये दोनों, ये चारों के सारे रिएक्शन क्या कॉमन, तो ये दोनों ही देते हैं। और एक और रिएक्शन ये है, वो है हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म टेस्ट। ये पांचों रिएक्शन जो होते हैं ये दोनों देते हैं। अब ज़रा कुछ रिएक्शन बात कर लेते हैं जो ये नहीं देते। तो पहले हम एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं कि एल्डिहाइड कौन कौन से टेस्ट देता है।
ओके, सबसे पहले हमारे पास है एल्डिहाइड COH की सबसे सिंपलेस्ट मैंने क्या ले लिया आपके सामने एल्डिहाइड। तो ये हमारे पास है, पहला है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट और एक है हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट। अच्छा जी, हमारे पास है पहला है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, उसके बाद है हमारे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट और तीसरा है हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट। ठीक हो गया। ये तीनों टेस्ट जो हैं ये सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं। कैसे? टॉलरेंस जो होता है सॉल्यूशन वो बेसिकली होता है कैल्शियम कॉपरस ऑक्साइड का, कॉपरस हाइड्रोक्साइड प्लस, अब ये चीज़ इन दोनों में कॉमन है, ये है कॉपरस हाइड्रोक्साइड टेस्ट प्लस NaOH। अच्छा, और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी यही यूज़ होता है, OH प्लस NaOH। फिर हमने नाम क्यों चेंज किया सर इसका? तो नाम चेंज किया यहाँ पे कि हम इसको करते हैं टारिक एसिड और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड। तो जो दोनों के केसेस में रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि हमारे पास इस केस में बनेगा, एक कार्बन से हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा, उसके बाद हमारे पास कूपरस ऑक्साइड बनेगा और हमारे पास वाटर रिलीज होगा। तो ये टेस्ट की आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंस ऑफ कूपरस क्लोराइड जो रेड कलर के प्रेसिपिटेट होता है, ब्रिक रेड कलर के, और इसमें भी यही होता है कि एक जो होता है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक हमारे पास कूपरस ऑक्साइड में और एक है हमारे पास H2O में, और ये वही ब्रिक रेड कलर देता है। उसके बाद हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट, और टॉलरेंस टेस्ट हमें क्या है पता है, और टॉलरेंस टेस्ट है बेसिकली एल्यूमिनियम नाइट्रेट और इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे NH4OH, इसे क्या बोलते थे, खैर मैं भूल गया, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, इसको अमाइन अमोनिया नहीं अमाइन, खैर जो भी कहते थे, इसके साथ रिएक्शन होता है और ये हमारे पास बना देता है RCOONA, सॉल्ट बन रहा है, इसमें भी 2 सिल्वर हमें मिल रहा है एज सॉलिड। उसके बाद है अमोनिया और वाटर। बेसिकली ये दोनों पहले मिलकर आपस में एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर जाके रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बनता है एल्यूमिनियम NO3 ट्वाइस और ये ओवरऑल बनता है AOH। तो ये रिएक्शन करता है किसके साथ, इसके साथ, और हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं ये वाले। तो इसे हम कहेंगे टॉलरेंस टेस्ट, ये है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट और ये है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। और ये तीनों टेस्ट कौन से देते हैं? सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं। ये एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड कीटोन, ये तीनों टेस्ट नहीं देता। अब कीटोन का सिर्फ एक टेस्ट है जो कि है नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट है। वो कीटोन जो है वो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट एक देते हैं, उसमें एंड प्रोडक्ट वाइन या रेडिश कलर कुछ था। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, रात के 12:26 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। एनीहाउ इससे सीखें कि अपने काम को टाइम निपटा देना चाहिए। रात को 12 बजे तक आपकी आंखें नींद से न दर्द कर रही हों, टांगें आपकी कांप न रही हों और आप पढ़ा रहे हो टेस्ट। एनीहाउ अच्छा लग रहा है, इतनी रात गए, कितना एडवेंचरस काम कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर ये मेरी कोशिश अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दो यार, बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। आप लोग अपनी तैयारी रखें। अगर इस साल ये वीडियो देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप अगले साल या उससे अगले साल वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी कंडीशन समझ सकते हैं। एनीहाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं तो नींद से गिर पड़ूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।